नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर, और अभी आने वाले कुछ दिनों में इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है। अभी इसी को लेकर साव की तरफ से अपनी ग्रिपेन ई को एक बार फिर से भारत में प्रमोट करने की कोशिश किया जा रहा है, और ख़ास करके जब भारत और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच जनरल इलेक्ट्रिक की 414 IN-S6 सीरीज के इंजन को भारत में बनाने के लिए डील को फाइनल किया गया था, तो उसके बाद साफ का ये कहना है कि अब भारत को ग्रिपेन ई को लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि ये इंजन भारत में बनने वाला है और इसकी लगभग 80% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर किया जा रहा है, तो इस इंजन से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इशू और मेंटेनेंस को लेकर इशू भारत को फेस करना नहीं पड़ेगा, जो कि किसी भी फाइटर जेट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट के इंजन के मेंटेनेंस और सर्विस में दिक्कत आता है तो एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड रखना पड़ता है, और मैक्सिमम मेंटेनेंस भी इसी से रिलेटेड होता है, जिस वजह से ग्रिपेन ई भारत के लिए बहुत ही आइडियल चॉइस होने वाला है। अब फिलहाल के लिए अभी ग्रिपेन ई में स्वीडन में बनाए जाने वाले RM16 इंजन का इस्तेमाल किया था, जो कि सेम जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की इंजन का एक स्वीडिश वेरिएंट है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें स्वीडन को बस 30 से 40% टेक्नोलॉजी को दिया गया था, जबकि भारत को यहाँ पर सेम इंजन की लगभग 80% टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसमें भारत को इस इंजन को बनाने में और ऑपरेट करने में और भी आसानी होने वाली, जो कि भारत को स्वीडिश RM16 इंजन के मुकाबले सस्ता भी पड़ने वाला है। साहब को यह भी लगता है कि ग्रिपेन ई भारत की मल्टी रोल कैपेबिलिटी को आसानी से मैच कर सकता है, खास करके इसमें वो सभी वेपन्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, खास करके यूरोपियन ओरिजिन वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि रफाल में इंटीग्रेट किया जा सकता है, और सिर्फ इसमें स्कैल्प मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी मिसाइल इसमें इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। जबकि भारत का जो मेन प्रायोरिटी है वो मिटियोर मिसाइल होने वाला है, जो कि ग्रिपेन का स्टैंडर्ड VVR मिसाइल होने वाला है, और अगर इसको भारत खरीदता भी है तो VVR कैपेबिलिटी में रफाल को मैच कर सकता है, क्योंकि सेम रेंज यहाँ पे मिटियोर मिसाइल देने वाला है। लेकिन ग्रिपेन ई का भारत में एंट्री करना वैसे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा जो तेजस MK2 होने वाला है ये भी ग्रिपेन ई के स्टैंडर्ड का फाइटर जेट होने वाला है, और ग्रिपेन ई भी लगभग $80 मिलियन की फ्लाईबैक कॉस्ट के साथ आता है, जो कि इसकी बाकी सभी सब सिस्टम के साथ और वेपन पैकेज के साथ $100 मिलियन को पार कर सकता है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। पिछले कुछ सालों में भारत और US की डिफेंस रिलेशन काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और बेहतर हो चुका है। इसी बीच भले ही भारत की तरफ से कई US मेड वेपन को एक्वायर करना शुरू किया चुका है और इंडियन डिफेंस मार्केट में यूनाइटेड स्टेट की वेपन्स अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने लगे, लेकिन अभी तक भारत और US के बीच किसी भी जॉइंट प्रोजेक्ट पर एक साथ काम नहीं किया गया था। अब यूनाइटेड स्टेट का मेन एजेंडा भारत को रशिया से दूर करना है, और रशिया के साथ भारत के अभी जिस तरीके के रिलेशन है, ठीक वैसे रिलेशन अभी US की तरफ से अभी भारत के साथ मेंटेन करने की कोशिश किया जा रहा है, और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट अभी भारत के साथ रशिया की तरह जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। और इसको लेके पिछले कुछ सालों से चर्चा चल रहा था कि भारत और US अभी एक साथ मिलकर एक एयर लॉन्च्ड UAV को डेवलप करने वाले, जिसको US एयरफोर्स की रिसर्च लैबोरेटरी, इंडियन एयरफोर्स और DRDO साथ मिलकर डेवलप करने वाले। अभी इसको लेके बातचीत काफी हद तक आगे बढ़ रही है और जल्दी इस पर काम शुरू किया जाएगा, और बताया जा रहा है कि इस ALUAV यानी कि एयर लॉन्च UAV की पहली डेवलपमेंटल टेस्टिंग को इसी साल के अंत कि अगले साल की शुरुआत में करने की प्लानिंग की गई है। इसमें इस UAV को एक C-130 एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इनिशियली इसको C-130 एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा, जो कि इसकी मदरशिप की तरह काम करने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव के अंदर भारत के साथ डेवलप करने का निर्णय लिया जा रहा है, और इसमें इस ALUAV की कंप्लीट टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी भारत के साथ शेयर किया जाने वाला है। इनिशियली इसको ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेंस मिशन में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जाएगा, लेकिन साथ ही बाद में इसके एक आर्म्ड वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, और खास करके जो आर्म्ड वेरिएंट होगा इसको नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि हमारी P-8I एयरक्राफ्ट को या फिर US की P-8I एयरक्राफ्ट की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बेहतर करने में मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट सबमरीन को लेकर, और अभी हम लोग कोई नई सबमरीन के बारे में नहीं बल्कि इंडियन नेवी की पुराने और एग्जिस्टिंग सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। अब वक्त के साथ साथ आप सभी को पता है कि हर चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से कल हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीब 2725 करोड़ की, और इसमें मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी हमारी शिशुमार क्लास की एक सबमरीन INS शंकुश को मीडियम रिफिट किया जाएगा।
इस सबमरीन को लगभग 1986 के दौरान इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था, जो कि अभी लगभग 35 से 37 साल पुराना हो चुका है, जिस वजह से इसको अभी रिफिट करने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें अभी वर्तमान की स्टैंडर्ड की कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और सेंसर्स को इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि अभी के लिए इसके सिस्टम काफी पुराने होने लगे हैं। हालांकि बीच बीच में इनको रिफिट किया जाता है और लगभग हर 5 से 7 साल के अंदर इनको रिफिट करना होता है, और अभी शायद आखिरी बार होने वाला है जब INS अंकुश को हम लोग रिफिट करने वाले, क्योंकि इसके बाद इसको डीकमीशन कर दिया जाएगा। अब इसको रिफिट करने के साथ साथ मझगांव डॉक लिमिटेड को हमारी फ्यूचर सबमरीन की सर्विस और मेंटेनेंस के लिए एक MRO फैसिलिटी की तरह डेवलप करने का भी प्लान किया जा रहा है। और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बनाने के बाद मझगांव डॉक लिमिटेड के पास अभी अच्छा खासा अनुभव भी मौजूद हो चुका है, जो कि आगे चल के हमारी अंडर वाटर वेसल की मैन्युफैक्चरिंग से लेके MRO फैसिलिटी का क्लीड सीपैड बनने वाला है। और अभी INS अंकुश की रिफिट को कंप्लीट होने में लगभग 2026 तक का टाइम लगने वाला है, जिसके बाद इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट करके लगभग 5 से 7 साल और ऑपरेट किया जाएगा, और उसके बाद लगभग 2035 तक इसको रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट टैंक्स को लेके रिसेंटली हुई 2 लड़ाई में, यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई में और रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई में टैंक्स को सबसे ज़्यादा वीकेस्ट साइड में देखा गया था। अब इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसको लेकर अगर डिबेट करेंगे तो कई तरीके के ओपिनियन सामने आ जाएंगे, क्योंकि इनिशियली ये देखा गया था कि सिर्फ रशियन टैंक डिस्ट्रॉय हो रहे थे और मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अगेंस्ट में रशियन टैंक काफ़ी कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन अभी रशिया की तरफ से इशू किए जा रहे वीडियोज़ में साफ है कि रशियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ भी वेस्टर्न टैंक उतने ही कमजोर देखे जा रहे हैं, और साथ ही इनफैक्ट एक फेस टू फेस लड़ाई में रशियन टैंक वेस्टर्न टैंक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसको लेकर डिबेट करेंगे तो ये कभी एंड ना होने वाली मुद्दा बन सकता है। लेकिन फिलहाल पहली बार साउथ कोरिया की तरफ से अपनी फ्यूचर मेन बैटल टैंक की डेवलपमेंट के लिए एक नई कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये टैंक साउथ कोरिया की फेमस K2 ब्लैक पैंथर टैंक्स का फर्दर सक्सेसर होने वाला है, जिसको अभी K3 का नाम दिया गया। इस टैंक को पोलैंड लगभग 2014 से ऑपरेट कर रहा था। इसमें अभी नेटो स्टैंडर्ड की 120 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी हुंडई रोतम की तरफ से अपनी जिस K3 टैंक की कॉन्सेप्ट को रिवील किया गया, इसमें दरअसल अभी 120 mm के बदले 130 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वर्तमान मौजूद किसी भी मेन बैटल टैंक के मुकाबले सबसे लार्जर एम के एमुनिशन को फायर कर सकता है। इसके अलावा इस टैंक को भी मॉडर्न बैटलफील्ड में सर्वाइव करने के लिए स्टेल्थ और रिड्यूस्ड इन्फ्रारेड सिग्नेचर को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जो कि किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डिफीट करने में काफी काम आने वाला है। इसके अलावा इसमें एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम और एक स्टील और कंपोजिट की आर्मर का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि किसी भी मॉडर्न थ्रेट का सामना कर सकता है, ऐसा साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया है। साउथ कोरिया का कहना है कि मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डिफीट करना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है, जिस वजह से टैंक्स की सर्वाइविलिटी इनकी स्टेल्थीनेस के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर कर रहा है। और इसी वजह से K3 टैंक को इस तरीके से बनाया जाने वाला है कि दुश्मन की नजर में इतनी आसानी से नहीं आएगा। इसके अलावा इसकी 130 mm की मेन गन भी इसको बहुत ही खतरनाक फायर पावर दे सकता है। इसी बीच भारत अपनी फ्यूचर टैंक को भी डेवलप कर रहा है, जिसको 2030 के आसपास इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने का एम रखा गया है। तो उसमें भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी को भारत इंटीग्रेट करने की कोशिश करने के बारे में सोच सकता है। खास करके जो स्टेल्थीनेस है या स्टेल्थी डिजाइन और रिड्यूस्ड इन्फ्रारेड सिग्नेचर का डिजाइन होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी मायने रख सकते हैं। बाकी मेन गन की बात करें तो इसमें हम लोग चाहे तो 120 mm की गन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 125 mm की मेन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 130 mm की मेन गन का इस्तेमाल करने के लिए अगर हम जाएंगे तो ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन सकता है। अगला अपडेट भारत और फ्रांस की तरफ से, और अभी हम भारत और फ्रांस को लेके कई अपडेट के बारे में बात करने वाले, जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो अभी इंडियन नेवी की तरफ से पब्लिश किए कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच अभी अरेबियन सी में एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें बेसिकली कोई भी फायरिंग एक्टिविटी नहीं हुआ था, लेकिन इस दौरान क्रॉस टेक विजिट्स, जॉइंट नेविगेशन और पेट्रोलिंग जैसे मिशन को किया गया था। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से हमारी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री पार्टिसिपेट कर रहा था, जबकि इसमें फ्रांस की तरफ से FX दिक्समुदे और FX ला फताई पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि जुलाई में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस के विजिट पर जाएंगे, तब भारत और फ्रांस के बीच इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की डील को लेकर भी बातचीत होने वाली है, और इसमें रफाल M को शायद भारत खरीद सकता है। इसके अलावा अभी फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के लिए भी मदद किया जाने वाला है, जिसमें फ्रांस अपनी बैरकलेट क्लास की सबमरीन में इस्तेमाल होने वाली नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने वाला है, जिसमें खास करके इसकी पंप जेट प्रपल्शन सिस्टम होने वाला है। भारत 2015 से अपनी खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने की कोशिश कर रहा था, और इसमें फ्रांस अभी भारत को मदद करने वाला है, क्योंकि खास करके भारत को अभी पंप जेट प्रपल्शन सिस्टम की जरूरत है, जो कि अभी भारत के पास मौजूद नहीं है। और अगर इसको भारत डेवलप करने के लिए जाता है तो इसको पूरी तरीके से डेवलप करने में और
सबमरीन को बनाने में भारत को 2035 से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रांस भारत को मदद करता है और अपनी बैराक्यूडा क्लास की सबमरीन में इस्तेमाल होने वाली सभी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करता है तो इनको 2030 के अंदर ही बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।